अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। ये है वो प्रोग्राम जो हम आपके लिए लेके आए हैं। और वैसे तो ये डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का जो वेबसाइट है उस पर भी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं हर शाम 5 बजे जुमेरात को। और विलिंग वेज पे भी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं फेसबुक पेज पे। तो डॉक्टर इम्तियाज़ हसन हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान 71 जेल रोड लाहौर में मेडिकल डायरेक्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ गुज़श्ता 2 दहाइयों से सर अंजाम दे रहे हैं। रोज़ाना अपना सुबह और शाम क्लिनिक रन करते हैं। और साथ में ये जो एक फ़ोरम है इस पे मुफ्त मशवरा इस तरह से देते हैं कि जो भी क्लिनिकल जो इंटरेक्शन होता है पेशेंट्स के साथ उसमें जो बातें तशनाकाम रह जाती हैं, थोड़ी सी डिटेल में जो बैकग्राउंड चाहिए होती है उसके मुतालिक इस प्रोग्राम की वसातत से आपको माहिराना राय देते हैं, मुस्तनद राय देते हैं। डॉक्टर साहब दुनिया भर में जो है पेपर्स जो मुख्तलिफ डायबिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं लेटेस्ट तहकीक के मुताबिक उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और उनमें शामिल होते हैं। तो जितना भी लेटेस्ट डायबिटीज़ का नॉलेज है वो भी डॉक्टर साहब इन फोरम्स पे शेयर करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिस नादिया शेख हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं और एक काउंसलर के तौर पे, एक डायबिटीज़ एजुकेशनिस्ट के तौर पर, क्योंकि डायबिटीज़ में पेशेंट्स जो होते हैं वो किसी न किसी तौर पर कुछ रेजिस्टेंस का भी शिकार होते हैं कि उनके ऊपर काफ़ी पाबंदियां लगा दी जाती हैं खाने पीने के हवाले से या उनके लाइफस्टाइल के हवाले से कि आपने ये वॉक करनी है, ये काम करना है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो ऐसे में मिस नादिया शेख जो है उनको बहुत ही मौसर तरीके से जो है उनको एट देयर साइकोलॉजिकल लेवल उनकी हेल्प करती हैं। गिफ्टेड हैं, शी सिंग्स वेरी वेल, इजाफ़ी ये क्वालिटी भी है माशाल्लाह। और साथ में हमारे डायबिटीज़ का जो नॉलेज है उसको भी इम्पार्ट करने में, उसको समझने में हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत करती हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, आज के प्रोग्राम में जो हम बात करना चाहते हैं उसमें ख़ास तौर पे आपकी तवज्जो इस तरफ चाहिए कि जब डायबिटीज़ लॉन्ग स्टैंडिंग किसी को रहती है, एक लंबे अरसे तक रहती है, तो ऐसा कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो एक उम्मुल इमराज़ है। वो तकरीबन बदन के सारे अफ़आल जो हैं और जो उज़्व हैं उनको मुतासिर करती है। जैसे दिल हो गया, जैसे जो है गुर्दे हो गए। ये बताइएगा कि जो छोटी आसाबी तारें होती हैं ब्रेन से लेके रीढ़ की हड्डी के साथ जो वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और जो पूरे जिस्म में मुख्तलिफ हमारे जो अज़ा हैं उन तक पहुंचती हैं, उनके ऊपर भी आसाबी तारों पे भी कोई असरात मुरतब होते हैं और वो किस तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स में सामने आते हैं? अच्छा, सबसे पहले हम जो बात आपने की कि डायबिटीज़ जैसे उम्मुल अमराज है, लोग पहले के ज़माने में कब्ज़ को कहते थे ये उम्मुल अमराज है, कब्ज़ तो लेकिन बाद में साबित हुआ कि ये जो उलट है, जो डायबिटीज़ की वजह से कब्ज़ हो सकती है। और जो अभी हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ जिस्म के हर उज़्व को मुतासर कर सकती है, सर से लेके पाँव तक मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। क्योंकि जो डायबिटीज़ में होता है कि जो आपका हाई ब्लड शुगर है ये खून की नालियों में, रगों में जब गर्दिश करता है तो जो हाई ब्लड शुगर लेवल है ये आपके पूरे जिस्म को जहाँ जहाँ ये पहुँचेगा, जहाँ जिसकी पहुँच है उसको ये इफ़ेक्ट करेगा। ओके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें ये कैसे पता चले कि हमें ये कैसी कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं या उसको कैसे ज़ाहिर होती हैं। अच्छा, हमारे जिस्म के अंदर 2 किस्म के नर्वस सिस्टम है। अच्छा। एक तो देखें जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे हाथों की जो है वो मूवमेंट है
मेरे हाथों में, पाँव में हिस्से हैं, ये सोमैटिक नर्व्स इनको हम कहते हैं। यानी ये वो नर्व्स हैं जो हमें हमारे जिस पे हमारा कंट्रोल है, किसी हद तक हमें अंदाज़ा हो सकता है, पता चलता है ये है। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं, जैसे मैं अगर सो रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ या जाग रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे नोटिस में नहीं, वो चल नहीं होती हैं। मसल मेरा दिल है वो चल रहा है, मुस्तकिल दिन रात चलता जा रहा है, वो काम अपना करता जा रहा है। मेरे फेफड़े हैं वो सांस का वो आमदरफ्त जारी है और खून को साफ़ करते जा रहे हैं। जो अंतड़ियाँ हैं वो और मैदा है वो अपना फंक्शन करता जा रहा है और खाने को अब्जॉर्ब करता जा रहा है। और बहुत सारी जो चीज़ें, जो सिस्टम, बाकी सिस्टम है जो अननोटिस मेरे नोटिस में नहीं है, यानी मेरे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे एक शऊर में नहीं है, तो वो चलते जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक, यानी ऑटो पे चल रहे हैं ये। सादा लफ्ज़ों में इसको कहिए ऑटो पे चल लें। इसलिए हम अपने दिल को खुद नहीं रोक सकते, अपने सांस को खुद रोक सकते, लेकिन उसके बाद वो फिर चल पड़ेगा। अंतड़ियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बाकी सिस्टम। तो इसकी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे हमारे पाँव सुन्न हो जाते हैं अगर हमारी शुगर कंट्रोल नहीं है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते, इसी तरह ये नर्व्स भी इफ़ेक्ट करती हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो जहाँ जहाँ ये नर्व्स हैं, जहाँ ये तारें जाती हैं, ये इफ़ेक्ट करती हैं, ये इन अज़ा को भी मुतासर करती हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये दिल को भी मुतासर कर सकती हैं, ये मैदे को भी मुतासर कर सकती हैं, अंतड़ियों को मुतासर कर सकती हैं, मसाने को भी मुतासर कर सकती हैं, तो जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको मुतासर कर सकती हैं। तो ये जिस्म में हर सिस्टम में जहाँ जहाँ ये तारें हों उनकी ये न्यूरोपैथी कर सकती हैं। इस पूरी हम प्रॉब्लम को हम ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम जो रेयरली डिस्कस की जाती है। पेशेंट किसी और प्रॉब्लम के हो सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर इसको डायग्नोज कर सकता है, पेशेंट शायद इसकी अलामात कुछ और तरह से बता सकते हैं। मैं सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो आपने बताया कि ऑटो पे चलता है, और डायबिटीज़ लॉन्ग स्टैंडिंग, जब ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड और हाई रहती है तो इसको भी मुतासिर करती है। उससे पहले शॉर्टली और ब्रीफली मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो मोटर नर्वस सिस्टम है, जो आप बता रहे थे कि अगर हम जो भी अपनी मूवमेंट करते हैं उसको कैसे मुतासिर करती है, और जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो हमारी बॉडी को इनपुट आती है, जो वापस के भाई यहाँ टच किया, ये किया, ये जितने भी सेंसरी हैं उसको ज़रा थोड़ा सा बयान करें कि क्या वो भी मुतासिर होते हैं, वो क्यों कर मुतासिर होते हैं। देखिए, जैसे अगर बहुत सारे पेशेंट, अभी मेरे पास एक पेशेंट अभी क्लिनिक में थी, वो कहती थी डॉक्टर साहब मैं जूता पहनती हूँ तो मुझे ये नहीं पता चलता मैंने जूता पहना हुआ है, और कई दफ़ा मैं जूता पहने हुए अपने बिस्तर पे चली जाती हूँ और मुझे अंदाज़ा नहीं होता। तो और दूसरा ये, यानी जिसका मतलब उसके जो पाँव की जो सेंसेशन है वो इतनी इम्पेयर्ड है, उसको उस पर वो टच नहीं पता चल रहा कि उसने क्या चीज़ पहनी हुई है, और उसको ये नहीं पता चलता कि वो कैसे उसको जूता उतारना है बिस्तर में जाने से पहले, और जूता उतर भी जाए उसको नहीं पता चलता। और ऐसे जो लोग हैं, जिन लोगों को ये ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये हाई रिस्क पेशेंट बन जाते हैं। देखें, वो हाई रिस्क किस लिहाज से बन जाते हैं, अपना वो अभी सर्दियों का सीज़न शुरू होगा, वो हीटर के आगे बैठेंगे, और हीटर के आगे बिल्कुल करीब बैठेंगे तो उनके वो छाले बन जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा उनके पाँव पे छाला बन गया। हीट, इतनी हीट, इंटेंस हीट उनको फील ही नहीं होगी, पीछे भी नहीं किया पाँव, और वो हीट, जैसे आम आदमी है उसके पाँव को हीट लगेगी एक्सेस, तो अपना पाँव पीछे कर लेगा, बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, तो वो बैठे रहेंगे और वो छाले बन, हीट ब्लिस्टर बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं। और फिर वैसे करते हैं कि शौक में नया जूता लेके आते हैं और नया जूता लेके पहन लेते हैं और सारा दिन वो पहन के फिरते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन। तो उनके पाँव में हिस्स नहीं होती, वो पाँव पे जूते की जो अंदरूनी सतह से वो रगड़ लग के मस होता है, टच होता है, वहाँ वो छाला बन जाता है। उनको पता नहीं, सुबह उठते हैं तो छाला बना हुआ होता है, तो ये हैरान होते कि हमें तो पता भी नहीं चला। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे इसकी मैं मिसालें ये दे रहा हूँ कि हमारी ये जो सोमैटिक नर्व, जैसे जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, इसकी जो न्यूरोपैथी है इसमें होते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें एक और होती है कि जो लोगों में चलने में डिफ़िकल्टी आने शुरू हो जाती है, और वो कहते हैं जी हम पाँव ज़मीन पे रखते हैं तो हमें ये नहीं पता हमारा पाँव पड़ा कहाँ पे है, तो उनके हाथों, उनके पाँव के नीचे कोई हथेली भी नहीं रखता। हाँ, तो पोजीशन सेंस जो है वो अफेक्ट करती है। पोजीशन सेंस है कि उनको अगर अगर उनको आंखें बंद कर लें, उनको खड़ा होना पड़ जाए पाँव जोड़ के, वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि अपने उनके, देखें हम जब जैसे हम खड़े हैं, अगर खड़े होते हैं, हमारा
माइंड है, हमारा ब्रेन है, हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि आपका पाँव का जॉइंट इस पोजीशन में है, आपके टांग जो घुटने का जॉइंट इस पोजीशन में है, एंकल जॉइंट इस पोजीशन में है, पाँव की हड्डियाँ इस पोजीशन में, तो आपको कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन देते एंड यू ट्राई टू करेक्ट योर पोजीशन अकॉर्डिंग टू दैट। मसल स्पिंडल्स भी होते हैं, हाँ, जो कि वो कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, एगोनिस्टिक या एंटागोनिस्टिक। हाँ, और किस मसल ने किस पोजीशन पे जाना है, मैंने पाँव उठाना है तो ये मसल चलेंगे, तो कंटिन्यूसली हमारा ब्रेन हमारे ये मोटर में आ जाता है। मोटर सिस्टम में बेसिकली जो चलते हैं चाल हमारी, ये मोटर और सेंसरी का बड़ा तालमेल है कि हमें सेंसेशन पता चलती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका पाँव इस पोजीशन में, पाँव उठाना है तो इतना उठाया जाएगा। आप देखो अगर बेध्यानी में चलते चलते एक घड़े में पाँव आ जाए तो आपको एकदम झटका सा लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है ना, तो आप उस चलने तो आपका बॉडी उस पर ट्यून अप हुआ होता है। अच्छा, अगर कोई डायबिटिक है लॉन्ग स्टैंडिंग और गड़े में या कहीं तो उनको मोच पड़ने के चांसेस मोच पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं वो, बल्कि इवन तो वो तो अपने कई दफ़ा अपने उनको पता नहीं होता कि पाँव इधर रखना होता है, पाँव किसी दूसरी तरफ रख रहे होते हैं, उनको उसका अंदाजा नहीं हो कि हम रखेंगे तो कितना को नुकसान हो सकता है। हाँ, इस वजह से तो उसको क्योंकि उनकी पोजीशन सेंस इम्पेयर्ड होती है। तो ये देखें जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारा जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, यहाँ पे उसके अंदर जो हराम मगज जिसको हम कहते हैं, जो स्पाइनल कॉलम होता है, इसके थ्रू ये सेंसेशन ऊपर जाती हैं। तो इसमें ये एक बड़ी पेचीदा सी चीज़ है कि अल्लाह ने हमें इतना अच्छा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिया है कि हमें हर चीज़ का अंदाज़ा होता है। अगर मैं इस वक्त अपनी टांग को ऐसे रखा, मेरे ये ब्रेन को पता है कि ये जॉइंट इतने एंगल पे है, मेरा पाँव इस एंगल पे है, दूसरा पाँव टच कर रहा है, वो ज़मीन के साथ है, दूसरा हवा में है, तो ये हमें एक कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन है, तो मैं अपनी पोजीशन को करेक्ट कर सकता हूँ। बल्कि डॉक्टर साहब ये जो हमारे जितने भी अज़ा हैं, इनकी तस्वीर प्रोजेक्शन हमारे ब्रेन पे भी होती है। जी, ब्रेन पे होती है, और ब्रेन हमारा उसको एक इमेज दे रहा होता है कि आपको बॉडी इमेज आपका ये है और आपकी ये पोजीशन है। यानी आप बॉडी, आप समझ लें कि ये हमारा जो ब्रेन है ये सुपर कंप्यूटर है, बल्कि शायद उससे भी एक बेहतर चीज़ अल्लाह ने हमें अता फरमाई है कि वो कंप्यूटर जो कंप्यूटर को बना सकता है, तो ये वो कंप्यूटर है। अच्छा, टच को भी हम समझता है हमारा ब्रेन, ये जो है सेंसरी और मोटर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम से टेम्परेचर को भी समझता है और जो है उसकी पोजीशन उसको भी समझता है। देखें इसमें बहुत सारी, देखें आप देखो कि अगर हम शुरू होते हैं कि हम कोई चीज़ देखते हैं या सूंघते हैं, मतलब हमें कोई खाना घर में बड़ा अच्छा सा खाना बन रहा है, उसका अरोमा बड़ा अच्छा है, मुंह में पानी है, मुंह में पानी आता है, उससे क्या है कि आपने कभी माजी में जो वो खाना खाया था तो उसकी वो याद आपकी मेमोरी के अंदर है, तो जब वो दोबारा वो स्टिमुलस आपको मिलता है तो वो आपको उस मेमोरी स्टोर के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन जाती है, तो वो आपको फिर वो याद आता है कि ये जो है कि आपकी एक इमेज आपको वो याद ताज़ा हो जाती है। जैसे वुड्सवर्थ के अंदर ये बड़ी एक क्वालिटी थी कि उसको वो कोई भी सीन देख के आपने जो पास्ट है, उसको माजी है, उसको वो याद कर लेता था, उसको बड़ी अच्छी उसको इमेज करता था। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान को दी कि हमें एक तो हम जो मेमोरी, एक तो हमारी देख रहे हैं चीज़ को, फिर वो मेमोरी में कोई बंदा हमारे सामने आता है तो हम उसके फेस को रिकग्नाइज़ करते हैं कि हमने कहीं देखा हुआ बंदा, इस बंदे का ये नाम है, और उससे अगर कोई याद वाबस्ता होगी वो भी आपको याद आ जाए कि इसके साथ मैंने ये बात की थी या ये मेरा इसका मामला इसके साथ था। तो ये आपका माजी भी जुड़ा हुआ होता है, हाल के साथ जुड़ा होता है, और फिर आप इसी पे आप फ्यूचर इमेज भी बिल्ड कर सकते हैं। तो ब्रेन की एक बड़ी कम्प्लेक्स पिक्चर होती है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं कि जो वो सिस्टम, जो एक तो ये हमारा सोमैटिक सिस्टम जो हमारे हवास जिसका अहाता कर रहे हैं, ये तो वो सिस्टम है। एक है जिसका हवास अहाता नहीं कर सकते, वो आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम है, वो बड़ा इफेक्ट करता है डायबिटीज़ के अंदर। अरे एक तो ये बात पता चल गई कि डायबिटिक वाले जो हैं, जिनको डायबिटीज़ है, एक तो उनके पाँव कभी कभी ज़मीन पे नहीं पड़ते, तो उनको ख्याल रखना चाहिए कि अपने पाँव ज़मीन पे रखें। दूसरी चीज़ जिसका ध्यान उनको रखना है कि अपने चाल चलन का बहुत ख्याल रखें कि कहीं जो है इधर उधर वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, बिदक ना जाए, स्लिप ना हो जाए। अब आप फरमाइएगा डॉक्टर साहब, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात जो आप कर रहे थे कि मुख्तलिफ अज़ा, मिसाल के तौर पे डायबिटिक है लॉन्ग स्टैंडिंग, तो गुर्दों के मुतालिक आप बात करते हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है, उसको हम छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे दिल की बात करते हैं। दिल में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो दर्द होती है, और ये एक क्राई होती है कि भाई ऑक्सीजन कम जा रही है। मिसाल के तौर पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम
डायबिटिक पेशेंट में अगर मुतासिर होता है तो दिल के मामलात क्या होंगे? देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी आता है कि जो दिल के मामलात में हम शुरू करते हैं कि बाज़ औक़ात जो हमारा दिल है उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है, जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, और ये डायबिटीज़ की एक ऑटोनॉमिक सिस्टम इन्वॉल्व होने की एक शुरू में एक अलामत हो सकती है। दूसरा है कि नॉर्मली हम खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक होता है तो आपने देखा वो कहेगा उसके लेफ़्ट साइड पे चेस्ट पेन होती है, सीने पे दबाव होता है, बोझ महसूस होता है, उसके बाजू में दर्द जाती है, किसी के जबड़े में जाती है, किसी के बैक में जाती है। तो यानी आपका बॉडी आपको बता रहा होता है कि समथिंग बैड इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। तो लेकिन जब ये किसी को ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, ये ऑटोनॉमिक नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको ये इन्फाक्शन हार्ट अटैक साइलेंट हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसको हार्ट अटैक हो गया। जब वो किसी और वजह से यानी हार्ट इतना मुतासर हो गया कि उसका सांस फूलने लग गया, जब हार्ट को चेक किया जाता है तो पता लगा तो इसको तो हार्ट अटैक हुआ हुआ है और शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ हुआ है। तो उसका यानी कि इसको साइलेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन होती है। तो साइलेंट इन्फाक्शन बड़ी कॉमन होती है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के अंदर। तो खुदा ना खास्ता अगर ये है तो ये तो एक अगर देखें, अगर आप किसी बंदे को हार्ट की पेन हो रही होती है, ऑब्वियसली वो फिर मेडिकल एडवाइस देखेगा, ट्रीटमेंट की तरफ भागेगा, हॉस्पिटल जाएगा। एक को साइलेंट हो रहा है तो वो शायद अपनी इमरजेंसी हेल्प ही नहीं ले सकता क्योंकि वो अननोटिस चली गई उसके, तो उसको पता ही नहीं चला उसको इतना हार्ट अटैक हुआ है। तो ये एक बड़ी ही भयानक किस्म की कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं। और इसका इलाज तो आप नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इसकी प्रिवेंशन ये एक अच्छा कंट्रोल रखा जाए, यानी नर्व्स को उस स्टेज पे ना लेके जाएं जहाँ पे ये मुतासर होना शुरू हो। यानी एक तो आपको टैकीकार्डिया हो सकता है, यानी दिल की धड़कन बेकायदा हो सकती है, और दूसरा ये कि साइलेंट इन्फेक्शन हो सकती है, और तीसरी चीज़ जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो आपकी ब्लड प्रेशर के साथ जुड़ी हुई है। देखिए हम नॉर्मली ये होता है कि पहले आप नॉर्मल को समझ लें, फिर एब नॉर्मल को हम बात एड्रेस करते हैं। नॉर्मली अगर देखें, अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे जिस्म का सारा जो खून है वो टांगों की तरफ जाना चाहिए ग्रेविटी की वजह से। तो नॉर्मली वो टांगों की तरफ रश करता है, लेकिन साइमल्टेनियसली मेरे जो नर्वस सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है, वो खून की रगों को सुकेड़ लेता है ताकि वो ब्लड प्रेशर आपको ऊपर की तरफ मेंटेन रखता है, वो ड्रॉप नहीं करता। तो जब खुदा ना खास्ता लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ की वजह से, मैं लफ्ज़ इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग प्लस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि जब क्रेन की वजह से जब ये सिस्टम ख़राब हो जाता है तो वो जो सुकेड़, जो रगों के खून की वेन्स का सुकड़ने का मामला वो मुतासर हो जाता है। यानी मैं खड़ा हुआ, मेरा खून नीचे टांगूँ, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, ऊपर वापस नहीं आएगा। तो मुझे चक्कर आ सकते हैं, गिर सकता हूँ, मेरा जिसको हम कहते हैं पोस्चरल ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी खड़े होने पे ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर जो हम चेक करते हैं उसमें भी फ़र्क पता चलता है? जी, फ़र्क पड़ जाता है। यानी कि अगर आप उसको लिटा के या बिठा के ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कुछ और होगा, और जब उसको खड़ा होकर चेक करेंगे उसका ब्लड प्रेशर कुछ कम। वैसे बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है? वैसे बॉडी ऑटोमेटिकली ये ब्लड प्रेशर को एडजस्टमेंट दे रहा होता है। आपका अल्लाह ने हमें बड़ा अच्छा एक प्रोटेक्टिव सिस्टम दिया। तो जब हम फिर देखो बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज़ के वो कंप्लेंट करते हैं कि जी वो खड़े होते हैं, उनको चक्कर आते हैं, और कई दफ़ा गिर भी जाते हैं, सिंकोपल अटैक होते हैं, गिरे ख़ासतौर पर जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं। तो उसमें ये बड़ा एक रोल है ऑटोनॉमिक के, पोस्चरल ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर, ये बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि अगर डायबिटीज़ कोई कंट्रोल रखे जी, तो ये चेंजेस जो आए हैं, आपने फरमाया लंबी मुद्दत तक डायबिटीज़ रही और अनकंट्रोल रही जी, कोई कंट्रोल में रखे तो कुछ रिकवरी हो सकती है? रिकवरी तो उसके साथ किसी हद तक हो सकती। ज़ाहिर से रिकवरी तो ये होती है कि आप जो डिज़ीज़ प्रोग्रेशन को रोक लेते हैं, और दूसरा बात आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उसको एक सपोर्टिव काइंड ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे अगर किसी का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है खड़े होने पे, तो आप उसको इलास्टिक स्टॉकिंग्स एडवाइस करते हैं। ऐसी जुराबें होती हैं जो पूरी टांग पे पहनी जाती हैं, प्लास्टिक की, वो यानी आप खड़े होते हो वो आपकी मसल्स को कंप्रेस करके रखती है, तो वो आपको प्रेशर वो ड्रॉप नहीं होने देते। इस तरह का जो वो हम करते हैं। और फिर पेशेंट को कुछ हम एडवाइसेस देते हैं, मशवरे देते हैं कि आप ख़ास तौर पे अगर आप सो के उठे हैं, बिस्तर से उठे हैं, तो एकदम ना उठें, पहले कुछ देर तवक्कुफ़ करें और 1-2 मिनट बैठें, और फिर उसके बाद आप खड़े हों।
और ख़ास तौर पे जो बूढ़े लोग हैं उनको स्पोर्ट उनका हो, अगर वॉशरूम की तरफ जाना चाह रहे हैं किसी स्पोर्ट के साथ, कोई बैलेंस के साथ जाए हैंडल, और उनका जो फ़र्श हो उस पर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो ऑब्स्ट्रक्ट करे उनके पाँव को, अनइवन ना हो, कोई ठेडा ना लगे कुछ जिससे वो गिर सकें। तो ये कुछ हमें एहतियातें हमें इसके साथ देखनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने पाँव का और ये टांगों का और पोस्चरल ड्रॉप का जिक्र किया, और हम ये टखने और टांगें, दो चीज़ें इससे मिलती जुलती मैं आप पूछूंगा। एक तो वेरिकोज वेन्स का जिक्र ज़रा बता दीजिएगा, ये क्या होते हैं, और दूसरा ये फरमाइएगा कि ये जो आप लोग नब्ज़ चेक करते हैं, एक तो यहाँ नब्ज़ चेक करते हैं, पाँव की नब्ज़ें जो हैं उनका भी कुछ बताइएगा, और ये बताइएगा कि ये सर्दियाँ आ रही हैं, इसमें जब पाँव ठंडे हो जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत दर्द होती है ठंडे पाँव की वजह से, और उंगलियों में ख़ास तौर पे, इसका भी कोई ऑटोनॉमिक से ताल्लुक़ है? देखिए, जो हमारा ये दो सिस्टम आपने बात की, एक तो आपने ये बात की कि जो हमारा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि नर्वस सिस्टम की, दूसरा है कि वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जो पाँव की ख़ास तौर पे होती हैं, क्योंकि पाँव एक ऐसा ऑर्गन है जो पेरिफेरी पे है, यानी इतनी दूर दराज का है, तो इसमें जो नर्व्स होती हैं वो उसमें भी लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, यानी वो अफेक्ट करते हैं बहुत, यानी आपके पाँव के पंजों से शुरू होके फिर ऊपर असेंडिंग काइंड ऑफ न्यूरोपैथी इसमें आती है। और इसी तरह खून की नालियाँ भी जो पैरों की होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, अगर हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, खून की नालियों में ब्लॉकेज आता है, और जिसमें हम नब्ज़ चेक करते हैं, जैसे हाथ में नब्ज़ चेक करते हैं, जब पैरों में चेक करते हैं तो वो नहीं उतनी हमें नहीं मिलती। और इसकी जो सबसे जो बुनियादी वजह, एक तो डायबिटीज़ का कंट्रोल ना होना, और दूसरा वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, तो उनकी जो खून की नालियाँ वो ब्लॉक हो सकती हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली बहुत सारी एक जो चीज़ इसके साथ एसोसिएटेड है कि जैसे हम दिल की बात करते हैं कि बंदा चलता है, उसको सीने में दर्द होती है, वज़न होता है, बोझ महसूस होता है, या सांस चढ़ता है तो रुक जाता है, तो इसी तरह में लेग एंजाइना भी होता है, यानी जिनके लोगों की खून की नालियाँ पाँव की या टांगों की मुतासर होती हैं, वो चलते हैं, उनकी टांगों में ईंठन महसूस होती है, वो रुकते हैं तो ठीक हो जाती है, फिर वो चलते हैं, बैठते हैं, तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन जिसको हम कहते हैं, ये उसमें एक ये बड़ी कॉमन सिम्टम है जो आपको शो करती है कि इस बंदे को खून की नालियाँ बंद हो रही हैं टांगों की। तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है, ये सबूत है कि इस बंदे की अगर टांगों की नालियाँ ख़राब हो रही हैं तो इसके दिल की नालियाँ भी ख़राब हो रही होंगी। तो बाज़ औक़ात कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने ऐसे पेशेंट जिनकी नब्ज़ें नहीं आ रही थी पाँव में, अभी उनको हमने जब कार्डियक वैल्यूएशन कराई, जब उसको एंजियोग्राफी कराई, तो उनको ये पता चला उनको दिल का प्रॉब्लम भी अंडरलाइन था। तो क्योंकि रगें तो पूरे जिस्म में एक तरह की दौड़ रही हैं, पाँव की हों या दिल की हों, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन अगर वो पाँव की रग अफेक्ट करती है तो इसका मतलब दिल की भी रग अफेक्ट की होगी। इसी तरह खुदा न खास्ता किसी का गुर्दों में इफ़ेक्ट आ रहा हो, जो बारीक बारीक नालियाँ जिसकी वजह से प्रोटीन आ रही हो गुर्दों में, या माइक्रोअल्बुमिन आ रहा हो, तो हम उसको आँखें भी चेक करते हैं। अगर ये गुर्दों की बारीक नालियाँ शरियानें मुतासर हुई हैं तो आँखों की बारीक शरियानें भी मुतासर होंगी। तो हमें एक इनडायरेक्ट एविडेंस मिल जाता है, क्लू मिल जाते हैं कि अगर किसी के गुर्दों में की यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही है, उसकी आँखों भी चेक करें ताकि उसकी आँखों में भी रेटिनोपैथी का एलिमेंट हो सकता है। बस ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, ये जो वरीदें हैं या जो नालियाँ हैं खून की, ख़ास तौर पे वेन्स, इसके लिए कुछ स्टडी भी होती है, डॉपलर या कुछ ऐसे? डॉपलर टेस्ट होते हैं कुछ आजकल, जैसे एंजियोग्राफी भी होती है, CTA भी होता है टांगों का, जो आप CT स्कैन की तरह एंजियोग्राम कर लेते हैं, पता चल जाता है कि नालियाँ क्या है। इसी तरह दिल की भी CTA होता है, यानी बजाय आप एंजियोग्राफी किए बगैर आप CT स्कैन कर सकते हैं खून की नालियों को, आपको 3D पिक्चर मिल जाती है कि ये इनकी पोजीशन है। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा कि निज़ाम इंहिज़ाम जो है, हमारा जो हज़म करने का निज़ाम है, हमारा मैदा, हमारी अंतड़ियाँ, छोटी आंत और बड़ी आंत, इनके ऊपर भी कोई असरात होते हैं मुरतब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अगर कोई मुतासिर हो जाए डायबिटीज़ से? बिल्कुल होते हैं। और जैसे कि अगर आप जैसे हम बात की कि मैदा मेरे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, अंतड़ियाँ मेरे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, शऊर में नहीं है, तो डेफिनेटली अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है तो एक जो बड़ी कॉमन डिजीज़ होती है जिसको हम गैस्ट्रोपरीसिस कहते हैं,
गैस्ट्रोपरीसिस होता है कि मैदा स्लो हो जाता है, मैदे को फालज हो जाता है। ये समझ लें कि मैदा जैसे नॉर्मली मैदे की मूवमेंट होती है, वो कॉन्टैक्ट करती है, ग़ज़ा को आगे धकेलती है, मिक्स करती है ग़ज़ा को, ताकि डाइजेस्टिव जूसेस हैं और एंजाइम्स हैं वो सारे मिक्सअप हो जाएं और खाने को आगे की तरफ लेके चलें। तो कुछ लोगों में अंदर जिन्हें लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होती है तो ये मैदा जो है उनका वो स्लो हो जाता है, एक बिल्कुल इट एक्ट्स लाइक ए बैग कि एक थैले की तरह बन जाता है, खाना आया वहीं पड़ा हुआ है, मूवमेंट्स कम हो रही है। बहुत सारे आप पेशेंट देखेंगे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको कहते हैं जी मैदे की बड़ी तकलीफ़ है, वॉमिटिंग होती है और जो खाना हज़म नहीं होता और रिफ्लक्स होता है, यानी ऊपर की तरफ वापस आता है। तो ये सारी मामलात उन लोगों के अंदर कॉमन है जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और डायबिटीज़ उनके मैदे को अफेक्ट करती है। और बाज़ औक़ात कुछ हम अद्वियात भी ऐसी देते हैं जैसे मेटफॉर्मिन है, वो भी थोड़ा बहुत मैदे को अफेक्ट करती हैं। तो सारी चीज़ें कई दफ़ा मिक्सअप हो जाती हैं। और तीसरी बात, हम कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी खाते हैं जो फैटी फूड्स होती हैं वो ज़्यादा लेते हैं, वो भी मैदे को स्लो डाउन करती हैं। तो एक ऑर्गन पहले स्लो डाउन हुआ है, उसको आप ऐसी ग़िज़ाएँ भी हम अगर ऐसी लेंगे तो उससे भी ये प्रॉब्लम आता है। जो दूसरी चीज़ जो निज़ाम के साथ एसोसिएटेड है वो डायबिटिक डायरिया है। यानी बाज़ लोगों को डायरिया शुरू हो जाता है, पेट उनका वो ख़राब रहता है, तो हम किसी और वजूहात देख रहे होते हैं, कोई और वजह ना हो। तो डायबिटिक डायरिया एक एस्टेब्लिश एंटिटी है और इसको ट्रीटमेंट भी होता है और इसको आपका डॉक्टर अगर ऐसा हो, लॉन्ग स्टैंडिंग डायरिया हो, शुगर पुरानी हो, डायरिया ठीक ना हो रहा हो दवाइयों से, तो फिर ये हम लेबल करते हैं कि ये डायबिटिक डायरिया इसकी वजह हो सकती है। लूज मोशन हो जाते हैं और लूज मोशन कैन नॉट बी डन इन स्लो मोशन। यस, ये तो एक मिस कुछ पूछना चाह रही? जी मिस प्लीज गो अहेड। मैं यही पूछना चाह रही थी जो डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। नहीं, आप ये तो नहीं पूछना चाह रही होंगी, ये तो लॉ ऑफ मोशन है जिसके ऊपर न्यूटन ने बहुत काम किया। आपने भी बात की थी वो लेग्स में कुछ जो एक पेन, तो सर वो किस तरह की हो सकती है? मतलब उसमें क्या वो चलते हुए होती है? आपने कहा कि रुक जाओ तो वो नहीं होती हैं, स्टेयर्स अगर आप जा रहे हैं आ रहे हैं तो होती है। क्योंकि मैं सोच रहा, आई वाज थिंकिंग ड्यूरिंग द आप बात जब कर रहे थे तो मुझे भी 1-2 साल पहले मुझे भी ऐसे लेग्स में थोड़ा जैसे वो टीस नहीं होती लगती, पता नहीं अजीब सा वो, तो आई वाज कंफ्यूज्ड कि क्या है, लेकिन वो फिर ठीक हो गया। असल देखें ना, खैर उसमें जब हम बात करते हैं ये जिसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं हम इसको, ये जैसे मैंने बताया भी कि ये खून की नालियों की तंगी की वजह से होती है। देखें हमारी जो टांगें हैं ना, ये बड़े इसके मसल्स हैं ना, वी आर हैविंग हैवी मसल्स, जो सबसे ज़्यादा मसल्स हैं आपकी टांगों पे हैं, ज़्यादा बड़े हैवी मसल्स हैं। तो इनकी जो ब्लड सप्लाई वो बहुत ज़्यादा इनको चाहिए होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली काम करना होता है, चलना है। जो चलने में ज़ाहिर ऑब्वियसली ये ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो अगर इनको जो सप्लाई लाइन है, अगर पीछे से सप्लाई कम आएगी तो इनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसमें लैक्टिक एसिड वो ज़्यादा बनता है और उसकी वजह से पेन, जो दूसरे पेन वाले सब्सटेंसेस भी ज़्यादा बनते हैं। तो उसकी वजह से इसमें एक वैसे नहीं टीस नहीं होगी, इसमें एक हैवीनेस होगी, चलने में टांगें हैवी लगेंगी और चलते हुए टांगें दर्द होती हैं, जो ही आप रोको ठीक हो जाती। तो वो फिर डिफरेंट चीज़, तो ये इसको लेग एंजाइना या इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। ये एक निशानी है कि ये खून की नालियाँ जो ब्लॉक, मैं तो परेशान हो गई थी। नहीं, ये होता है शुरू में जब कोई मेडिकल स्टूडेंट बनता है ना, तो उसको लगता है कि ये सारी बीमारियां मुझे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि हमारा जिस्म का जो सबसे बड़ा उज़्व है और हम ये कई दफ़ा एहसास नहीं करते, वो जिल्द है, स्किन हमारी, उसके ऊपर भी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कोई असरात मुरतब हैं? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको हम समझते हैं शायद स्किन एक अलग चीज़ है, डायबिटीज़ का इसका शायद कोई इफेक्ट ख़ास नहीं होता। जो स्किन है आप देखें कि ये कंटिन्यूसली, ये इसको भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरह सप्लाई है। देखें उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जब बंदा खौफज़दा हो, कहते हैं जी रोंगटे खड़े हो गए उसके, जी। तो ये ठीक है, तो उसके जो मसल जो बाल होते हैं वो एकदम जब सिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन होती है तो वो खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, तो एक जिसको रोंगटे खड़े होना कहते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे जो पसीना आना जो है, ये भी हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है।
हम बहुत गर्मी में जाते हैं तो हमारी जो स्किन की सप्लाई, वो सेंसर जो लगे हुए हैं वो कहते हैं हीट है, तो आपकी खून की नालियों को खोल देते हैं ताकि ज़्यादा ब्लड का फ़्लो हो, और जो आपका स्वेट सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, तो मसामों से पसीना ज़्यादा बनता है ताकि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए। तो ये भी हमारे ऑटोनॉमिक, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करते हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम गस्टेटरी स्वेटिंग कहते हैं। गस्टेटरी स्वेटिंग ये होती है, आप खाना खाते हुए आपको पसीना आता है। कुछ लोगों को तो वैसे नेचुरल होता है, कुछ लोग खाना खाते हैं उनको पसीना आता है, और कुछ जो डायबिटिक लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होती है वो खाना खाते हुए मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हैं तो पसीने के वो खतरे शराबूर हो जाते हैं, उनके वो टपकता है उनका पसीना। तो इसको गस्टेटरी स्वेटिंग वन ऑफ द सिम्टम के जो आपको शो करता है कि जो है कि ये है। और एक स्वेट टेस्ट हम करते हैं, या वो नर्वस सिस्टम को, ऑटोनॉमिक सिस्टम चेक करने के कि स्वेटिंग होती है कि नहीं है, ये भी एक किया जाता है। और बाज़ औक़ात लोगों में जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के अंदर देखो कि खून की नालियाँ जो हैं पैरों की, वो बहुत बड़ी जो स्किन को सप्लाई वो ब्लॉक हो जाती हैं, एड़ियाँ उनकी बहुत ज़्यादा फट जाती हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे, क्योंकि श्रिंक करती ब्लड वैसे सप्लाई नहीं रहती, या उनकी एड़ियाँ फटी रहती हैं। और दूसरा कि नाखूनों के जो होते हैं वो बार बार उसमें फंगस इन्फेक्शन होती है, वो टूटते फूटते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बेसिकली फेवर कर रही होती हैं कि ये हमारी खून की नालियों पे इफेक्ट हो रहा है, नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, जैसे आप स्किन की बात कर रहे हैं कि इस जगह पे और ख़वातीन में या मर्दों में आप बताइएगा कि इधर कोई दाग धब्बे कालापन भी आ जाता है, एक ये फरमाइएगा। और जिन लोगों की ख़ास तौर पे ज़रा वज़न ज़्यादा हो, उनकी यहाँ जो क्रीजेज़ हैं उनमें भी कोई कालापन आ जाता है, और ये डायबिटीज़ वालों में भी ऐसा कुछ है? अच्छा, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक जो गर्दन पे या आपके बैक पे किसी पेशेंट के या आर्म पिट्स के अंदर वो ब्लैकनिंग होती है जिसको हम एकैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। ये बेसिकली शो करती है इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट है, यानी इस बंदे के अंदर डायबिटीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा है, इसको इंसुलिन इस पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही, ये वज़न में ज़्यादा, इसको हाइपरटेंशन भी इसको होगा, इसको ब्लड प्रेशर भी होगा, इसको शुगर भी होगी, यानी एक किस्म का पैथोग्नोमिक साइन जिसको कह सकते हैं। ये इसी बंदे को बैड ओमन साइन कह सकते हैं कि ये इसको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है कि जो स्किन के जो बाज़ तर ख़वातीन जो खड़े होकर काम करती हैं ज़्यादा, जो ख़ासतौर रिसेप्शनिस्ट हैं या किचन के अंदर काम कर रहे हैं, उनके देखें उनकी जो टांगों की जो नालियाँ हैं, खून की नालियाँ बारीक बारीक ब्लू सी कलर की वो उभर आती हैं। तो इनिशियल स्टेज पे तो वो थोड़ी सी होती हैं, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग रहे तो कुछ लोगों में मुस्तकिल तौर पे वो नालियाँ फूली रहती हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो वो एक अगेन प्रॉब्लम होता है, और उस नालियों से जो वेरिकोज वेन से बाजू का थोड़ा सा ब्लड जो टिश्यू के अंदर ऊज आउट करता है, जो बाद में थोड़ा सा जिल्द के नीचे होता है, बाहर तो नहीं निकलता, तो वो पहले रेड होता है फिर ब्लैक हो जाता है, तो देख ब्लैक से धब्बे उनको नज़र आते हैं। और बस जो स्किन कॉम्प्लिकेशन है, स्किन पे मुख्तलिफ निशान आते हैं, वो भी इस पे ड्राइनेस आती है ख़ास तौर पे, तो ये इस किस्म की चीज़ें अपीयर हो सकती हैं। लेकिन वेरिकोज वेन मैंने देखा ख़वातीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा, इसका ताल्लुक ओबेसिटी के साथ है, खड़े होने की हैबिट के साथ है, उन लोगों में ये ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और वॉक अगर हम करें तो ये जो हमारा काफ है, ये जो हमारा पिंडली का मसल है, ये वर्क्स एज ए सेकंड हार्ट। जी, सेकंड हार्ट। वॉक इसलिए जब हम करते हैं क्योंकि इसको हम पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं, जब आप वॉक करते हैं कि इसके अंदर बहुत रिच वेनस प्लेक्सस होता है, ख़ासतौर पे ये जो पिंडली के मसल हैं, और वो वेन्स उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। जब इसको हम चलते हैं तो वेन को कंप्रेस करता है, तो सारा ब्लड ऊपर की तरफ दिल की तरफ हरकत करता है। अगर देखा आप बहुत देखा, अगर लॉन्ग ट्रैवल करें, ज़्यादा देर बस में बैठें या गाड़ी में बैठे, आप पाँव सूज जाते हैं, क्योंकि वेनस ब्लड वो जो होगा टांगों में ज़्यादा स्टे ऑन करता है, हार्ट की तरफ कम जाता है, तो उसकी वजह से पाँव सूज जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि हमारी जो आँख की पुतलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा रोशनी हो, या जैसे इंसान को डर जाता है या सहम जाता है, तो पुतलियाँ सुकड़ती या फैलती हैं? सुकड़ती भी हैं और फैलती भी हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ तरीके से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसके पीछे भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कोई असर होता है या नहीं, और ये जो एकोमोडेट करते हैं, हम जो देखते हैं कुछ चीज़ अगर सही नहीं नज़र आ रही, उसके पीछे भी कोई असर होता है, और डायबिटीज़ जिसकी हम बात करें लॉन्ग स्टैंडिंग में, उस पर भी कोई असरात मरतब होते हैं? इसमें ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि ये इसमें जो हमारी आँख जो बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा एक दफ़ा लाइट अगर आपके
जो है आंखों ज़्यादा में ज़्यादा डाल दी जाए, तो अगर वो ज़्यादा लाइट हमारे पर्दा बसारत को, जिसको रेटिना कहते हैं, टच करेगी तो वो डैमेज कर सकती है। तो अल्लाह ने ऐसा सिस्टम, जो ही लाइट आपकी ब्राइट टच करती है आपको सेंस, तो आपकी पुतली श्रिंक कर दी, जैसे शटर तंग हो जाता है, ताकि कम लाइट जाए, कम लाइट अंदर जाए और वो डैमेजिंग ना हो। तो ये नेचुरल रिफ्लेक्स है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल कहते हैं, मायोसिस जिसके हम कहते हैं। और अगर हम अंधेरे में जाए तो हमारी पुतली फैल जाती है, जैसे बिल्ली की पुतलियाँ फैलते हैं, ताकि हम देख सकें। रेटिना अपर्चर खुल जाता है कैमरे का, जैसे कैमरे का अपर्चर है बहुत लाइट में, और उसमें आप डिफरेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ, ये हमारे सिस्टम में, हमारे नोटिस में नहीं, ये भी इनवॉलेंट्री है, ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और ये इस बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कुछ लोगों में, ये जैसे अगर थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट हो, थर्ड नर्व होती है हमें क्रेनियल नर्व्स बहुत सारी, जो कोई 12 नर्व का सेट है, जो हमें हमारे जो कान और जो आँखों के साथ ये चेहरे को, मुख्तलिफ नर्व्स को कंट्रोल करता है, क्रेनियल नर्व जिनको कहते हैं। तो ये तीसरी क्रेनियल नर्व्स होती है, वो बाज़ का डायबिटीज़ में इफेक्ट करती है। ऑप्टिक नर्व नहीं, ये जो होती है इसमें थर्ड नर्व होती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है, और एक एब्ड्यूसर नर्व अफेक्ट कर सकती है, जो सिक्स्थ नर्व जिसको कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमें पेशेंट को दो नज़र आते हैं, दो नज़र आ सकते हैं, डिप्लोपिया जिसको कहते हैं। और इस पुतली का सिस्टम भी हो सकता है कि ये आँख का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो पर्दा, ये जिसको हम कहते हैं, ये ड्रॉप का जो टोसिस, ये हाँ, ये जो ड्रूप कर सकता है, ये इसकी वो बंद कर सकता है, तो ये भी इसके साथ मूवमेंट ख़राब होती है। लेकिन अच्छी बात है, ये रिवर्सिबल है, आप ही यूँ ही कंट्रोल बेहतर करते खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो ये डिफरेंट चीज़ों को अफेक्ट कर सकते। देखें, जो डायबिटीज़ है ना, ये मल्टी सिस्टम डिजीज़ है जी, और ये माइक्रो वेसल्स को और मैक्रो वेसल को दोनों को अफेक्ट करती है। छोटी नसों को भी, छोटी नालियों को भी, बड़ी छोटी नालियों की मिसाल मैं देता हूँ, वो आँख के पर्दे को जो सप्लाई कर रही हैं, गुर्दों को जो सप्लाई कर रही हैं, और हर नर्व की अपनी सप्लाई होती है, जिसको वैजा नर्वोज़म कहते हैं हम। यानी जो अगर नर्व है, नर्व को भी सप्लाई कर, नर्व को भी ब्लड सप्लाई मिलती है। अगर वो नाली ब्लॉक होती है तो नर्व इफेक्ट करती है। तो ये छोटी नालियों को भी इफेक्ट कर रही होती है, बड़ी नाली को इफेक्ट करती है। बड़ी नाली जैसे पाँव की नालियाँ हैं, दिमाग की नाली हैं, दिल की नालियाँ, कॉरोनरी वेसल्स हैं, तो ये भी इफेक्ट होती हैं। तो जो कि मैसेज यही है, टेक होम मैसेज यही है कि डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल किया जाए, और शुरू से ही अच्छा कंट्रोल किया जाए। और इनर्शिया जो ट्रीटमेंट में आता है, डॉक्टर की साइड से या मरीज़ की साइड से, वो डिले करते जाते हैं ट्रीटमेंट को, किसी अच्छे दिन का इंतज़ार करते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन को तरफ ले जाता है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, मतलब बर वक्त एक जो स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वाली बात है। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, थैंक यू वेरी मच। और मिस नादिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और उससे जुड़ी हुई डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस के मुतालिक, और हमारे कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर इम्तियाज़ हसन इसके मुतालिक वजाहत कर रहे थे और बता रहे थे कि बुनियादी बात यही है कि अपनी डायबिटीज़ को, अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें। इंशाल्लाह नया साल शुरू होने ही के करीब है 2019, और हम डॉक्टर इम्तियाज़ से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जैसे क्यूरिकुलम वाइज, एक जैसे कोर्स वाइज होता है कि पहले हम ये सिस्टम को टच करेंगे, फिर उसको, तो हर हफ्ते स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 इंशाअल्लाह हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ़ पॉइंट्स को सामने रख के करेंगे, और आपको पहले से एक हफ़्ता पहले बता देंगे कि जुमेरात को जो ये प्रोग्राम होगा ये फ़लाँ टॉपिक पे होगा, और आप सारा हफ्ता हमें जो हमारी स्लाइड होगी, जो हमारा जो इवेंट होगा फेसबुक पे, उस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेरीज़ भेज सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं कि हमें फ़लाँ सवाल का जवाब इससे मुतल्लिका जो टॉपिक है उस पर आप दें। तो ये भी इंशाल्लाह आपके लिए कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।